हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई, जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस के। ठीक है, वैसे जो है स्टेट बोर्ड के हिसाब से ये अभी 2 चैप्टर और बचते हैं इसके बाद। ठीक है, बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो ये चैप्टर है वो आपका सेकंड लास्ट है सिलेबस का। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट के अंदर और एक बेस्ट वाली रिवीजन करेंगे। और देखिए, मैं बता दूं, ये जो चैप्टर है बहुत छोटा हो चुका है, इसमें से सब मतलब मोस्टली टॉपिक उड़ा दिए हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया थे। अब थोड़ी बहुत ही चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि साइज सॉरी कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस बचा हुआ है, साइज ऑफ न्यूक्लियस बचा हुआ है। ठीक है, मास एनर्जी, मास डिफेक्ट्स और साथ में न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, ये 4-5 टॉपिक है, ये बचे हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये पहला ऐसा चैनल है जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वन शॉट में पूरा सिलेबस करवा रहा है। और हम आई थिंक सेकेंड लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर अपलोड होगा 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो एक शेड्यूल मैंने बना के दिया था, उस शेड्यूल पे आपको जो है भाई ये वन शॉट मिल रहे हैं। तो आई थिंक पूरी यूट्यूब पे शेड्यूल के अकॉर्डिंग तुम्हें जो है भैया डाटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और भी कर रहे होंगे लेकिन शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चैट बॉक्स दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे बात करते हैं पहले बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। बहुत आसान चैप्टर है और केमिस्ट्री का ही पोर्शन आता है इसके अंदर, तो इतना कुछ ज़्यादा हम इसमें नहीं पढ़ने वाले। जो चीज़ सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ उसको पढ़ने वाले। थ्योरी पोर्शन है इसलिए इसको लिख के पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, जो डेरिवेशन आएगी तो उसको मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपके सामने करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस, कि किस चीज के बना होता है न्यूक्लियस, ये सब चीजें। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। ये मोस्टली चीजें आपने पढ़ रखी है। देखिए, सबसे पहले बात करें न्यूक्लियस की। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है, उसमें तो ये बेसिक सी चीजें होती हैं। और इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ही क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है भैया। ठीक है, देखिए, तो सिंपल सी चीज खत्म होगी, हमने पढ़ लिया क्या? न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या है? एक संख्या, किस चीज की? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि जो प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर जितने बड़े होंगे उनके नंबर को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर एंड इज डिनोटेड बाय जेड। कैपिटल जेड से इसको डिनोट करते हैं। जब भी आपको बोला जाए कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो आपने झट से बोल देना प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर बोलेंगे। सिंपल है, किससे डिनोट करना है? जेड से। मास नंबर की बात करते हैं कि मास नंबर क्या है। कहीं बुक में मिलेगा आपको एटॉमिक मास नंबर, ऐसा भी लिखा मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए मास नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन को कंसीडर कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। यहां पे क्या है? देखिए, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जितने होंगे वो सारे किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। उन्हें क्या बोला जाएगा? मास नंबर या फिर एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं इसको। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। दोबारा समझते हैं। फर्स्टली क्या, कि न्यूक्लियस किससे बना होता है? न्यूक्लियस का जो बना होता है एटम का, वो किससे बना होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना होता है। इन दोनों चीजों को क्या मानते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को क्या मानते हैं? हम पूरे को न्यूक्लियॉन्स मानते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिनोट किससे करते हैं? जेड से। प्रोटॉन को किससे शो करते हैं? जेड से। केमिस्ट्री में तो बहुत ट्रिक्स होती हैं कि एटॉमिक नंबर को इससे याद कर लो, मास नंबर को इससे याद कर लो, इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको बोला जाता है मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल इन नोटेशन के तौर पर हम यूज कर लेते हैं। जैसे कि
नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में हमने माने कितने हैं, जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में माने हमने जेड। ये इक्वल क्यों मान रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो दोनों को सेम मान लिया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी क्या बोल दिया, जेड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बोल दिया जेड। क्यों, क्योंकि देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन वो एक चार्ज है, प्लस का है तो उसको जेड से शो कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो उसको भी जेड से शो कर रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स ए से शो कर रहे हैं। न्यूक्लियॉन्स कौन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालना हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालना तो हम कैसे निकाल सकते हैं, शो करेंगे कैपिटल एन से। तो ए क्या है, न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स को किससे शो करते थे हम, कि उसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे लिख लो, चलो कि ये प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन, ठीक है। इन्हीं को तो न्यूक्लियॉन्स बोल रहे थे। अब इसमें से हम क्या निकाल दें, अगर न्यूट्रॉन्स निकालना आपको, प्रोटॉन निकाल दे, प्रोटॉन इज जेड, तो जेड माइनस कर देंगे, मतलब पी कट गया, तो आपके पास क्या रह जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। चलिए न्यूक्लियर मास की अगर हम बात करें, न्यूक्लियर मास क्या होता है, देखिए जो आपके प्रोटॉन थे और न्यूट्रॉन थे, ठीक है, वही बात हो रही है यहाँ पे। टोटल मास, अब मास की फॉर्म में बात करेंगे, टोटल मास ऑफ किसका, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास से शो करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियाइड की। न्यूक्लियाइड एक डेफिनेशन है जो आपको पढ़नी है, थोड़ा और अच्छे ढंग से हम पढ़ेंगे। क्या, इट इज ए स्पेसिफिक न्यूक्लियस। क्या है, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस है ऑफ एन एटम विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर ए। ये एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हम जो न्यूक्लियस है, मतलब इसको हम जो स्पेसिफाई करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि हम लिखते हैं एक्स जेड ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एक्स जेड ए से लिखते हैं, एक्स जेड ए से लिखते हैं। याद कैसे करें, ये तो न्यूक्लियस होगा जो केमिकल चीज हमें दी होगी वो, और ये चीज याद कैसे करें कि यहाँ पे ए आएगा या यहाँ पे क्या आएगा, जेड इज द एटॉमिक नंबर, ए इज द मास नंबर। तो आप इसको मैन से याद कर लीजिए, MAN मास नंबर। तो नंबर कौन सा, एटॉमिक नंबर, ऊपर आएगा मास नंबर, तो मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए, मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है। अब समझते हैं कि ये है क्या न्यूक्लियाइड। आप ये बोल सकते हो कि ये न्यूक्लियस का वो एटम है, सॉरी ये न्यूक्लियस वो चीज है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कंसीडर नहीं कर रहे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कंसीडर नहीं कर रहे, तो वो होता है हमारा न्यूक्लियाइड, ठीक है। और भैया देखिए हम फिजिक्स में जो पढ़ेंगे सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि हमारे में ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पढ़ने को दिया हुआ सिलेबस के अंदर। केमिस्ट्री में आप थोड़ा डीप में जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो ये थे भैया क्या, कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमने न्यूक्लियस पढ़ा, एटॉमिक नंबर पढ़ा, मास नंबर पढ़ा, ये नोटेशंस पढ़ ली, न्यूक्लियर मास पढ़ लिया और न्यूक्लियाइड पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट एंड साथ में है टाइप्स ऑफ एटम्स, इन्हें पढ़ते हैं, फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो भी आगे टॉपिक आएगा उसको करेंगे। एक बार झट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे करते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के अंदर। अब हमें पढ़ना है एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें मास किसके, एटम की, द मास ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल। जो एटम का मास होता है वो बहुत स्मॉल होता है, किसके कंपैरिजन में, जो हम मास की यूनिट यूज करते हैं किलोग्राम, कंपेयर टू ए किलोग्राम। किलोग्राम के कंपैरिजन में जो मास की यूनिट होती है, ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल होती है, या ये बोल दो आप सिंपल, सॉरी ऐसे बोलना आपको, द मास ऑफ एन एटम, कि जो एटम का मास होता है वो किलोग्राम के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, सिर्फ याद रखो, ठीक है। चलिए आगे ये क्या बोल रहा है, देयरफॉर ए डिफरेंट मास यूनिट इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग एटॉमिक मासेस। तो इसलिए एक डिफरेंट यूनिट की जरूरत पड़ी जो एक्सप्रेस करेगा एटॉमिक मासेस को, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। अब ये एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, इसको पढ़ते हैं। देखिए वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम है, उसका जो एक्चुअल मास है उसका 12वां हिस्सा
उसको हमने बता दिया क्या, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको आप डिनोट कर सकते हो किससे, इट इज डिनोटेड बाय AMU और ओनली यू, इट इज डिनोटेड बाय AMU और ओनली यू, या तो AMU से शो करिए या फिर यू से शो करिए, ठीक है क्या कि भी जो मास होता है एटम का वो बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू किलोग्राम्स में, ठीक है। तो इसलिए एक नई यूनिट की जरूरत पड़ी, उस यूनिट का नाम रखा हमने AMU। एंड AMU क्या होता है कि कार्बन 12 जो एटम है उसका जो एक्चुअल मास का उसका 12वां हिस्सा, एक्चुअल मास का 12वां हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, डिनोटेड बाय AMU एंड U ओनली, ठीक है। अब 1 एटॉमिक मास क्या होते हैं, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम अपॉन 12, ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसको करते कैसे, मतलब एक्चुअल में हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम जो कितना है वो 12 ग्राम है, ठीक है। या फिर आप नंबर्स की फॉर्म में देख लीजिए, मास ऑफ 6.023 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम, तो वो भी कितना 12 ग्राम। या तो आप इस मोल की फॉर्म में लिख दीजिए या इस फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये है 6.023 into 10⁻23 की फॉर्म में, तो 1 में कितना होगा 12 बाय, ये हो जाएगा 12 बाय 6.023 into 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 1 MU में कितना होता है, 1 MU कहता है कि जो कार्बन 12 का एटम है उसका जो मास है उसको डिवाइड करो 12 से, तो ये 12 से फिर से डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास मिल रहा है क्या 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसी को बोलते हैं हम 1 यूनिट, या इसी को बोल सकते हो आप 1 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, तो आपने बोलना है 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये डिफरेंट लिखे हुए मैंने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन के लिए लिखा हुआ है और मास ऑफ न्यूट्रॉन के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से वैसे तो आपको पेपर में मिलेंगे ही, सामने वाले पेज पे मिलते हैं, फिर भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये था भैया क्या आपका एटॉमिक मास यूनिट। अब करते हैं टाइप्स ऑफ एटम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एटम। तो टाइप्स ऑफ एटम आपके सामने लिखे हुए हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसोमर्स, ठीक है। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसोमर्स। तो पहले बात करते हैं आइसोटॉप की, क्या होते हैं। देखिए मैं आपको समझाऊं कि एक्स हमने कैसे लिखा था, न्यूक्लियोटाइड कैसे लिखा था, कि यहाँ पे होता है हमारा A और यहाँ पे होता है हमारा Z। कैसे याद करना है, MAN से, मैन से, मैन इज द मास, मास किसको शो करेंगे एटॉमिक मास, ठीक है, एंड इज द नंबर, नंबर इज शोन बाय Z, ठीक है, इस तरह से ये था। अब देखिए इसमें क्या है, आइसोटॉप्स, टॉप्स का मतलब टॉप वाले सेम रखेंगे, ये टॉप वाला है, ये कौन है टॉप है, तो ट्रिक याद कर लो कि टॉप वाला सेम रहे, ठीक है। तो टॉप वाला कौन है, एटॉमिक मास, क्या है भाई टॉप वाला एटॉमिक मास, तो ये क्या है, सॉरी टॉप वाला डिफरेंट रहेगा, इसमें टॉप वाला डिफरेंट रहेगा, ये याद रख लीजिए, टॉप वाला डिफरेंट, बाकी चीजें सेम रहेगी। तो बाकी कौन बचता है, नंबर बचता है। दोज एटम विच हैव सेम which has same atomic number but different atomic masses। याद रखिए कैसे, आइसोटॉप्स, तो टॉप वाले डिफरेंट रहेंगे, जो नीचे होते हैं सबस्क्रिप्ट में वो सेम रहेंगे। सेम कौन है वो, एटॉमिक नंबर। दोज एटम विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक masses इज कॉल्ड एज आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं उनको, आइसोटॉप बोलते हैं। क्या एग्जांपल है, हाइड्रोजन एटम के हमने लिखे हुए हैं, जैसे कि 1H1, देखिए 1H1 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा लिखा 1H2 ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए ये मास एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, मासेस आप डिफरेंट बोल सकते हो, ये और ये डिफरेंट है। इसी तरह से और एग्जांपल, जैसे लिथियम का हमने लिया 3,6, यहाँ पे लिथियम 3,7, तो यहाँ पे 3 और 3 सेम, 6 एंड 7 अलग अलग है, तो एटॉमिक मास अलग अलग है। यहाँ पे क्या चीज अलग अलग है, एटॉमिक मास। और इसी तरह से एक चीज लिखी हुई, इसको याद कर लेना कि गोल्ड जो होता है उसके पास 32 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, एंड उनका जो एटॉमिक मास होता है वो रेंज करता है 173 से 204 के बीच में। मतलब आप गोल्ड को कैसे लिख सकते हो, AU 32 173, इसी तरह से AU 32 204, ऐसे रेंज कर सकता है 32, ठीक है। तो बात की बात है, बट इसको याद कर लेना अच्छे से। आइसोटॉप समझ में आ गया।
टॉप्स वो जिनके टॉप डिफरेंट कर रहे हो। टॉप कौन होता है? एटॉमिक मास। बात करते हैं आइसोबार। आइसोबार में केमिस्ट्री में बहुत टेक्निक होंगी, बट किसी भी टेक्निक हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए अपना ही कुछ याद कर रहे हैं। तो आइसोबार मतलब टॉप्स, टॉप वाले डिफरेंट, आइसोबार्स मतलब भाई जो एटॉमिक नंबर थे वो डिफरेंट। एटॉमिक नंबर, आइसोबार्स, आरएस नंबर्स, ऐसे, ठीक है। तो सेम एटॉमिक मास होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, उसे बोला जाएगा आइसोबार्स। बार्स मतलब नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स, ऐसे बात कर रहे हैं। ऊपर है एटॉमिक मासिस, मासिस के बारे में हमने कर ली, टॉप्स, मासिस, टॉप्स, ठीक है, ऐसे मासिस, टॉप्स। तो भाई ये वाले पोर्शन क्या है, ये डिफरेंट रहेगा। इसी तरह से इसमें बार्स, नंबर्स, आरएस, तो वो डिफरेंट है नीचे वाले। वो टेक्निक है सिर्फ याद करने की। वैसे तो आपको डायरेक्ट याद करना कि जिसके अंदर सेम एटॉमिक मास हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, उसे बोला जाता है आइसोबार। एग्जांपल आपके सामने है, ऑर्गन 18, फिर लिखा हुआ 14, पोटेशियम 19, 40, कैल्शियम 20, 40, क्लोरीन लिखा हुआ 17 to 37, सल्फर लिखा हुआ 6, 37। तो सबका देखिए यहाँ पे क्या चीज सेम है, इन दोनों तीनों में देखिए 40 40 40 ये सेम है, तो मतलब ये क्या चीज सेम है, एटॉमिक मास सेम होगा। डिफरेंट कौन है, नंबर्स, नंबर्स सेम डिफरेंट है। अब ऊपर देखिए इसमें क्लोरीन और सल्फर में देखिए 37 37 सेम है, तो यहाँ पे कितना है, डिफरेंट है ये। तो ये क्या है, आइसोबार्स है। ये क्या है, आइसोबार्स, ये है आइसोटॉप्स। अब बात करते हैं टोन्स की। टोन्स, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, वॉइस को चेक करो, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसमें आइसोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो मतलब जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होंगे वो होंगे आइसोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं भैया, ए माइनस जेड करके निकालते हैं। तो देखिए क्लोरीन 6 14 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, ए में से 6 माइनस करेंगे तो 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 6 8। न्यूट्रॉन 15 में से, सॉरी नाइट्रोजन 15 में से 7 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, इसमें 60 माइनस 8 8। तो सभी में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो ये सारे क्या हुए आपके, आइसोटॉन्स हुए। क्या हुए, आइसोटॉन्स। क्लियर हुआ। आइसोटॉप में मतलब टॉप वाले डिफरेंट, आइसोबार्स में मतलब नंबर्स, नंबर वाले डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएंगे। आइसोटॉन्स में न्यूट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। आइसोमर क्या होता है, ये क्या चीज आ गई। अब आइसोमर में देखिए हमने क्या लिखा है, न्यूक्लियाई विद सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। क्या एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, मास नंबर भी सेम होगा, फिर होगा क्या अलग, बट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स ये होंगे इसमें अलग। मतलब कि एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों सेम है, वो अभी ग्राउंड स्टेट पे है, उसकी एनर्जी कुछ है, अभी कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद वो किसी हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो वहां पे एनर्जी कुछ हो रहा है, तो वो एक आइसोमर है। वो क्या है, एक आइसोमर है, ठीक है। तो ये हुआ आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसोमर। जल्दी से पढ़िए, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और फिर करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी फटाफट। चलिए अब करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, किसने की थी। देखिए एक ट्रिक है, काफी यूट्यूबर्स बताते हैं, तो उन्हीं से ही कॉपी कर ली। ईट पर नाच, ठीक है, ईट पर नाच। तो ई इज इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है, एंड पी इज द प्रोटॉन, आर इज द रदरफोर्ड, और एन इज द न्यूट्रॉन एंड सी एच इज द चैडविक, चैडविक, ठीक है। ईट पर नाच, इस तरह की ट्रिक है, ये याद रखनी है। इससे पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस तरह से, ठीक है। ये चीज याद कर लेना। चलो अभी इसको लिखा रहने देते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पहले ही पता लग गया किसने की भाई, चैडविक ने की। कब की, इन 1932 जेम्स चैडविक, उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया दैट व्हेन अल्फा पार्टिकल आर बॉम्बार्ड ऑन बेरिलियम न्यूक्लियाई, ठीक है, कि जब आप अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड करते हो किसके ऊपर, बेरिलियम न्यूक्लियाई, एमिशन ऑफ न्यूट्रल रेडिएशन टेक प्लेस। जो एमिशन होता है वहां से किस चीज का होता है, न्यूट्रल रेडिएशन का होता है। न्यूट्रल मतलब उनपे कोई चार्ज नहीं दिखता, ना तो उनपे पॉजिटिव ना नेगेटिव, इस तरह का, ठीक है। दिस न्यूट्रल रेडिएशन कुड नॉक आउट प्रोटॉन्स। अब ये जो न्यूट्रल रेडिएशन है ये प्रोटॉन निकाल सकता है, किसमें से, लाइट न्यूक्लियाई। वो लाइट न्यूक्लियाई कौन से हो सकते हैं, सच एज दोज ऑफ हीलियम,
कार्बन एंड नाइट्रोजन, इस तरह के। ठीक है, तो डायग्राम समझते हैं एक बार। देखिए यहाँ क्या है, अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करवा रहे हैं किसके ऊपर, ये बेरिलियम न्यूक्लियाई के ऊपर। यहाँ से क्या निकलेगा, एन निकलेगी, यानी क्या है, न्यूट्रल रेडिएशन है। अब ये न्यूट्रल रेडिएशन इस, चाहे ये हीलियम हो सकता है, और क्या बोला था इन्होंने, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो इसको हमने पैराफिन स्लैब का नाम दे दिया। ठीक है, तो इनमें से कोई आप एक यूज कर सकते हो। तो इसमें से इसने क्या निकाल दिया, प्रोटॉन निकाल दिए। लिखा हुआ है प्रोटॉन एमिटेड, यहाँ से अल्फा रे इंसिडेंट हुई। ठीक है, ध्यान से समझो क्या है कि 1932 में जो जेम्स चैडविक थे वो क्या कर रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, या उन्होंने ऑब्जर्व किया इस चीज को कि जब अल्फा पार्टिकल किसी बेरिलियम न्यूक्लियाई के ऊपर फॉल किए तो वहां से रेडिएशन निकला, और वो रेडिएशन कैसा था, न्यूट्रल रेडिएशन था। और वो न्यूट्रल रेडिएशन अब नॉकआउट कर सकता था क्या, प्रोटॉन को, किसमें से, लाइट न्यूक्लियाई। लाइट न्यूक्लियाई मतलब हीलियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो वो निकाल सकता है प्रोटॉन। तो अब जेम्स चैडविक ने क्या कहा, उन्होंने बोला, चैडविक एज्यूम दैट द न्यूट्रल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ न्यू टाइप ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल, कि जो न्यूट्रल रेडिएशन है वो एक नए तरह के पार्टिकल से बनी होती है, जिनको हमें क्या बोलना चाहिए, या उन्होंने क्या बोला, न्यूट्रॉन्स बोला। क्या बोला इसको, न्यूट्रॉन्स बोला। क्या बोला, न्यूट्रॉन्स बोला। समझ में आ गई कि जो न्यूट्रल रेडिएशन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम आपके सामने है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, उन्हें ही पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रॉपर्टी पहली क्या है, न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। एक एलिमेंट्री पार्टिकल है प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होता है, सिर्फ किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। किसको छोड़ के भैया, हाइड्रोजन को छोड़ के, ये याद रखना सिर्फ। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज इट एंड इट्स मास इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ ए प्रोटॉन। क्या बोला इन्होंने कि न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसका जो मास होता है स्लाइटली मोर होता है, किससे, प्रोटॉन से। प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास। और ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, ये सब में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाई में, सबके न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होता है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। तो पहली दो प्रॉपर्टी आई थिंक क्लियर हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यहां पे देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन इज नॉट ए स्टेबल पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या है, स्टेबल पार्टिकल नहीं है। अब जो ये रेडिएशन निकली है ये स्टेबल नहीं है, ये फर्दर क्या हो सकती है, इट्स स्पॉन्टेनियसली डीके हो सकती है, मतलब ये अपने आप डीके हो सकती है। और वो डीके किस में होंगी, देखिए शो करते हैं किससे, 0 to n। 0 to n, ऊपर क्या होता था, एटॉमिक मास, नीचे होता था एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 0 to n ये हुआ न्यूट्रॉन। ये किस में ब्रेक होगा, ये हो जाएगा आपके पास हाइड्रोजन 1 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रोनो, और प्लस क्यू इज द हीट, मींस जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हीट एनर्जी इस टाइप में बोल सकते हो, क्योंकि हीट है तो एनर्जी है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये एक न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, अभी हमने बोला था कि न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, तो इसका मतलब न्यूट्रल हुआ। तो न्यूट्रल होने की वजह से इसकी जो आयनाइजिंग पावर है वो लो होती है, लो आयनाइजिंग पावर, लो आयनाइजिंग पावर। फिफ्थ है, दे इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन मैनी एलिमेंट्स, कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी भी इंड्यूस कर सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के अंदर, इन मैनी एलिमेंट्स। ठीक है, तो और लास्ट आप ये बोल सकते हो कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये ना तो अट्रैक्ट होते हैं प्रोटॉन से, ठीक है, क्योंकि इन पे प्रोटॉन पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो ये उन दोनों से ना तो रिपेल होते हैं ना ही अट्रैक्ट होते हैं। तो ये था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, किसने की, जेम्स चैडविक ने 1932 में की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ये अल्फा पार्टिकल थे, इंसिडेंट हुए किस पे, बेरिलियम पर। किस पे, बेरिलियम पर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हीलियम। हीलियम क्या लिया हुआ भैया, ये हीलियम क्या लिया हमने, ये हीलियम लिया हुआ है। ठीक है, तो हीलियम हुआ 2 से 4 प्लस बेरिलियम, तो क्या निकला यहाँ से 6 कार्बन और ऊपर है 12 प्लस ये रहा न्यूट्रॉन, ये रहा न्यूट्रॉन, इस तरह से निकलता है। ठीक है, तो हीलियम बेरिलियम, मतलब यहाँ पे बेरिलियम के साथ कॉम्बिनेशन में कौन सी स्लैब आप रख सकते हो, बेरिलियम की। तो उसके बाद जो ये न्यूट्रल रेडिएशन जो बनाएंगी पार्टिकल, वो क्या बना देंगे यहाँ पे साथ में, न्यूट्रॉन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यूट्रॉन बनाएंगे। तो एक बार जल्दी से इस डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को नोट कर लो, और इसके बाद जो है हमारे पास आता है साइज ऑफ
न्यूक्लियस उसको करेंगे, फिर करेंगे न्यूक्लियर फोर्स, और फिर छोटे छोटे 2 टॉपिक और रहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखिए जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है उसको 2 तरीके से आप मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो उसका आप रेडियस पता लगा लीजिए या फिर वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी तरह से हम 2 पॉइंट्स में इसको पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली देखिए, हमने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्केटिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें हमने चीज पढ़ी थी कि जो अल्फा पार्टिकल थे जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो गोल्ड थिन फॉइल जो हमने ली थी उससे टकरा के वापिस भी आए थे, 8000 में से 1 वापिस आया था, ठीक है। तो वो वापिस आने वाला ही जो फिनोमिना था ना, वही हमें बता देगा साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखिए, एन अल्फा पार्टिकल विच सफर्स हेड ऑन कोलिजन सफरिंग ए डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री। सीधे गए अल्फा पार्टिकल और डिफ्लेक्ट हो गए 180 डिग्री पर, ठीक है। हेल्प अस टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की हेल्प से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर आप बोल सकते हो साइज ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी कर लेंगे। हमने एक चीज पढ़ी थी कि यहां से देखिए ये आए अल्फा पार्टिकल आए, यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है जिसका ये सरफेस है, ऐसे सरफेस है ये न्यूक्लियस, ठीक है। उसके सेंटर पे बिल्कुल क्या रखा हुआ है, उसका चार्ज रखा हुआ है जो हम शो कर रहे हैं जेड से, ठीक है। तो भाई ये अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियस के सरफेस से टकराया और वापिस आ गया, सरफेस से टकराया और वापिस आ गया। ये स्टडी हमें बताएगी इसका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोसेस, ठीक है। रेडियस मिल गया तो हमें साइज मिल जाएगा। और हमने एक चीज और पढ़ी थी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ा था, वो क्या था कि अल्फा पार्टिकल सीधा जाते हैं और एक टाइम के लिए वो रुक जाते हैं, एक टाइम के लिए वो रुक जाते हैं, और फिर उसके बाद मतलब इतना कम टाइम होता है हमें नहीं पता लगता, और थोड़ी देर के बाद वो फिर से रिट्रेस करते हैं पाथ को, फिर से क्या करते हैं, रिट्रेस करते हैं पाथ को। तो जिस डिस्टेंस पे जाके वो रुकते हैं न्यूक्लियस से जिस डिस्टेंस पे जाके वो रुक जाते हैं, यहां से यहां चले, ये यहां पर रुक गए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये होता था r, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इसी को अगर देखें तो ये न्यूक्लियस का सरफेस बनाएगा, तो ये न्यूक्लियस बनेगा, न्यूक्लियस का रेडियस आ जाएगा, ठीक है। इस कहानी से हमें करना है। देखिए, एज अल्फा पार्टिकल कम्स टू रेस्ट at almost on the surface of nucleus, so at distance of closest approach r, kinetic energy converts into electric potential energy. Distance of closest approach वो होता है जिसमें अल्फा पार्टिकल आ रहा होता है और एक टाइम के लिए वो रुक जाता है, तो मतलब अगर आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, रुक गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, हाफ एम वी स्केयर लिखते हैं, ठीक है। इसके इक्वल हुआ किसमें बन रही है, पोटेंशियल एनर्जी में बन रही है। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू वी क्यू, ऐसे लिखते हैं। तो V कैसे लिखते हैं, जिस चार्ज की वजह से हो, जिस चार्ज की वजह से। तो कौन है यहाँ पे, न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस जेड ई, तो प्लस जेड ई अपॉन 4πε0 r से लिखते हैं। जिस चार्ज के लिए है, जिस चार्ज के लिए है, तो वो कितना भाई 2e, यहाँ पे हमने 2e मान लिया, तो ये कितना हुआ 2e, ठीक है। समझ गए भैया आप, कहने का मतलब कि यहाँ पे कितना है प्लस जेड ई, ठीक है, प्लस जेड ई। अब अल्फा पार्टिकल चल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल किसकी तरह होते थे, कल हमने बात कर ली थी, जिसमें 2 का चार्ज होता था, 2 का चार्ज होता था, वो 2 का चार्ज कितना 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2e जेड ई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जेड ई बन जाएगा, 4 जेड ई स्क्वायर बन जाएगा। एक मिनट, एक चीज जो है भाई वो गलती हो गई है, उसे चेक कर लेते हैं एक बार। 1 मिनट के लिए रुकिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। जेड ई ये हो जाएगा 2 ही होगा, 2, क्योंकि 2 लिख रहे हैं हम, तो 2 यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है। तो कितना होगा 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 mv स्क्वायर अपॉन 4πε0 mv स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपको मिल गया क्या, r इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच,
क्लोजेस्ट अप्रोच वो डिस्टेंस होता है जहां पे अल्फा पार्टिकल एक टाइम के लिए रुक जाता है और फिर से वो रिट्रेस होता है, ठीक है, चाहे वो यहां से ऐसे जाए यहां से वापस आए, बट हमें वापस वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि वहीं से एग्जैक्ट पोजीशन होगी इसके वापस होने की। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ r और इसी को रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो ये हुआ 1/4πε0 2ze² बाय mv², 2ze² बाय mv², ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको करना है, यहां से एक चीज हमें पता लग गई, जब आप इन सबकी वैल्यूज मोस्टली पुट कर लोगे, जैसे कि 1/4πε0 की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी मूव कर रहा है, पार्टिकल्स, वेलोसिटी, ये सब, तो ये हमें एक आइडिया देगा। दिस गिव्स एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और वो जो रेडियस होगा वो किस ऑर्डर का होगा, 10⁻⁻⁴ -14 मीटर का होगा। समझिए साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेडियस पता करके। रेडियस कैसे पता कर सकते हैं कि जब हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड में अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, तो वो न्यूक्लियस से बैक भी हो रहे थे, 8000 में से एक बैक हो रहा था। तो जिस पॉइंट पे जाके वो न्यूक्लियस के सरफेस से बैक हो रहे थे वो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से वहां तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से ही हम क्या बना सकते हैं, इसका स्फीयर बना सकते हैं, इसका रेडियस बना सकते हैं। तो इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे हो क्या रहा है कि मूविंग पार्टिकल आ रहा है, फिर वो रुक रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो वो लिखा, दोनों को सामने लिखा, रेडियस निकाल लिया, ठीक है। और जो ये रेडियस होगा किस ऑर्डर में होगा, 10⁻⁻14 मीटर ऑर्डर में होगा, ठीक है। मतलब 10⁻⁻14 मीटर तो जरूर आएगा। चलिए अब बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम की फॉर्म में भी चेक कर लेते हैं। तो वॉल्यूम जो होता है उसको आपने थोड़ा सा याद करना है। क्या, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। क्योंकि हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस में क्या पढ़ा होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस बोलते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर, एंड मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई r क्यूब, r इज द रेडियस मान लिया हमने, r क्या मान लिया, रेडियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसको हमने न्यूक्लियस का रेडियस मान लिया, ठीक है। r इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियंस, तो न्यूक्लियंस मतलब मास नंबर A। तो यहां से अब r चेक कर सकते हो कि ये तो एक कांस्टेंट है, खत्म कर सकते हो हम इसको। मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब r इज इक्वल टू A1/3, r इज इक्वल टू A1/3, बट इक्वल कब होगा, जो प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे r0 लगाएंगे, और r0 क्या है, r0 जो है वो है न्यूक्लियस यूनिट रेडियस, न्यूक्लियस यूनिट रेडियस, ठीक है। या फिर इसको आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोल सकते हो। ये चीज यहां चली जाएगी, ये चीज यहां चली जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे जो r0 की वैल्यू है वो है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, एंड -15 मीटर इज 1 फर्मी, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि जो r होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, वो a के 1/3 होता है, a के 1/3 होता है, ठीक है। क्यूब भी बोल सकते हो आप, जैसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, तो क्यूब रूट बोल सकते हो आप। अब बात करें न्यूक्लियस की डेंसिटी की, न्यूक्लियस की डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है भैया, सबको पता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो किसका मास, मास ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकाल सकते हैं कि कितना मास है A, और उसके साथ यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट तो मल्टीप्लाई होनी चाहिए ना, तो एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नीचे है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या 4/3 पाई r क्यूब, A इंटू 1 AMU, 1 AMU की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, वो थी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। नीचे है वही वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे r0 A है, यहाँ पे r क्यूब है। तो देखिए यहां से r क्यूब, ये है r0 A 1/3। अगर मैं r क्यूब निकालूं तो मुझे यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा और यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा, तो ये कट गया। r क्यूब इज इक्वल टू r0 क्यूब A 1/3,
ठीक है। तो मतलब इस आर क्यूब की जगह मैं यहाँ पे रख देता हूं आर नॉट ए, तो ए से ए कैंसल, ए से ए कैंसल, तो आपके पास आ गई डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। तो यहां से हमें एक चीज पता लग रही है, मतलब कुछ पॉइंट्स हमें पता लग रहे हैं, उन्हें आप जरूर नोट करिए, मैं बोल देता हूं। पहला पॉइंट हमें यहां पे पता लगा कि जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज सेम फॉर ऑल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम इज सेम, क्योंकि जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट है मास नंबर के, क्योंकि ए से ए कट चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द हाई डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस सजेस्ट दैट न्यूक्लियस इज हाईली कॉम्पैक्ट। अगर हाई डेंसिटी है तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट, मैटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इनसाइड द न्यूक्लियस एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। जो सेंटर होता है वहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब न्यूक्लियस पे डेंसिटी ज्यादा होती है। तो कुछ पॉइंट्स है ये जो आपको लिखने थे। तो ये हुआ साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, जिसको हमने पढ़ा इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ हमने पढ़ लिया किसके साथ, न्यूक्लियर डेंसिटी के साथ। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट इसको नोट करो। नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है, ध्यान से सुनिए। न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, किस चीज की, ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किस चीज का भैया, विच होल्ड टुगेदर द न्यूक्लियॉन्स, मींस जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को इकट्ठा रखती है उस फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। और एक ऐसी फोर्स होती है, अट्रैक्शन की फोर्स होती है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टुगेदर द न्यूक्लियॉन्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन द टाइनी न्यूक्लियस। टाइनी मतलब बहुत छोटे से न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को होल्ड करके रखती है। और ये जो न्यूक्लियस है किसी एटम का है, सिंपली। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स। ये क्या चीज है भैया, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में, उसके बावजूद भी ये फोर्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बांधे रखती है, मतलब न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करके रखती है एक न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो इस फोर्स को बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो इनका ऑर्डर होता है न्यूक्लियस फोर्सेस का, ये नियरली 4.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। -15 इज 1 फॉर मी। ठीक है, तो मतलब इसका ऑर्डर आपको पता लग गया। और ये कैसी फोर्स होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इन नेचर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है नेचर के अंदर। समझिए कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक अट्रैक्शन फोर्स है, जो क्या करती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बांधे रखती है। किसके बावजूद, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के बावजूद भी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के बावजूद भी ये फोर्स जो है न्यूक्लियॉन्स या फिर आप बोल सकते हो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स को बांधे रखती है। इस फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर के अंदर, और इसका जो ऑर्डर होता है वो 4.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, बिल्कुल आसान है प्रॉपर्टीज, कोई ज्यादा खास बात नहीं है प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। पहली प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती हैं नेचर के अंदर। मैंने पहले बोल दिया स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। बट न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब सिर्फ छोटे से डिस्टेंस तक ही ठीक है, बट होते बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पहले 2 पॉइंट समझ में आ गए कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। और ये शॉर्ट रेंज इसलिए है क्योंकि ये ओबे नहीं करता किसको भी, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो आप बोल सकते हो न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, या जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, रूल बोलना चाहो, स्क्वायर रूल, जो भी। चौथे नंबर की बात करें, न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकती है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, हाँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। तो क्योंकि ये चार्ज इंडिपेंडेंट है भैया। ठीक है, तो समझ गए यहां से। नेक्स्ट बात करें
कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो 10⁻² टाइम्स, मतलब 100 टाइम्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और 10⁻38 टाइम्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के। किसके? Fg इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड Fe इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये था आपके पास भैया न्यूक्लियर फोर्स, उसकी प्रॉपर्टी। अब चलते हैं, अब करेंगे हम मास एनर्जी का रिलेशन करेंगे, मास डिफेक्ट पढ़ेंगे और न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं फटाफट। नेक्स्ट पढ़ते हैं मास एनर्जी रिलेशन। देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जो मास होता है उसे कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? एनर्जी में। समझिए इस चीज को कि आइंस्टाइन ने क्या बोला कि जो मास होता है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? एनर्जी में। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया, वो रिलेशन था इज इक्वल टू चेंज इन मास और सी स्क्वायर। चेंज इन मास एंड सी स्क्वायर। चेंज इन मास कैसे? कि रेस्ट पे जो मास था और जब मूविंग था पार्टिकल, ठीक है, जब पार्टिकल मूविंग है तो मास, और रेस्ट पे था तो उनके बीच का डिफरेंस, तो चेंज इन मास लिख दिया। और सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। फर्स्टली तो हमें ये पता लग गया कि मास को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में, एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, सिंपल सा यही है, मतलब ये एक वो बोल सकते हो आप एनर्जी कंजर्वेशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आगे देखिए, द मास ऑफ पार्टिकल इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया और उसमें जब हमने मास ऑफ पार्टिकल नोट किया जब पार्टिकल रेस्ट पे था, ठीक है, तो मास एट रेस्ट हमने नोट किया कितना? m0। मास ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट इज m0। तो रेस्ट मास हो गया m0, तो रेस्ट मास एनर्जी रिलेशन क्या हुआ? m0 c स्क्वायर, m0 c स्क्वायर। ठीक है, अगर हम मान लें कि T इज द काइनेटिक एनर्जी, T इज द काइनेटिक एनर्जी, T इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, देन हम टोटल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? तब हम टोटल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? देखो, टोटल एनर्जी कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। तो पोटेंशियल क्या है? अभी वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे होते हैं पोटेंशियल, तो m0 c स्क्वायर प्लस T, T इज द काइनेटिक एनर्जी, E क्या है? mc स्क्वायर, mc स्क्वायर, जो कि टोटल हम बोल सकते हैं। तो mc स्क्वायर हो गया, इसको इधर ले आए तो ये m माइनस m0 हुआ, c स्क्वायर हुआ, और m माइनस m0 इज द चेंज इन मास और c स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी आपको ये क्या मिल गई यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है आपकी? काइनेटिक एनर्जी। पहले ये पोटेंशियल एनर्जी थी रेस्ट पे, ठीक है, तो इन दोनों ने यहाँ पे अपना रोल प्ले किया, तो मतलब एनर्जी बन रही है किससे? mc स्क्वायर से, mc स्क्वायर से। तो ये रिलेशन दिया था आइंस्टाइन ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हमने इस चीज को पढ़ लिया। और भैया इस चैप्टर में डरने की जरूरत नहीं है, जितना टॉपिक करवा रहा हूँ सब पे क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। ठीक है, आसान से टॉपिक है। मास डिफेक्ट की बात करते हैं, मास डिफेक्ट की। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या होता है? इसको स्पेशली भी फर्स्टली मैं बोलना चाहूंगा कि इसको शो करते हैं डेल एम से। ठीक है, चेंज इन मास होता क्या है? द डिफरेंस बिटवीन, एक डिफरेंस होता है किस किस के बीच में? सम ऑफ मासेस ऑफ द न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस का मास, उनका सम। तो न्यूक्लियंस कौन कौन से होते हैं? उसके न्यूक्लियस में क्या क्या पड़े होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो पहले उनका मास लिखते हैं, तो एटॉमिक नंबर Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन mp, Z mp, प्लस न्यूट्रॉन कैसे लिखेंगे? A माइनस जेड करके, तो A माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। तो ये हुआ पहले न्यूक्लियन का सम, द सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियस, सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियस कंसिस्टिंग ए न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस बना रहे, एंड रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो बचा कुचा मास रह जाएगा न्यूक्लियन से अलग, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से अलग, जो थोड़ा बहुत पार्टिकल्स होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उनका मास माइनस कर देना, उनका मास माइनस कर देना। तो m कैपिटल M, तो ये क्या लिखा है? रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये होता है मास डिफेक्ट। छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसलिए सभी को मैं लिख के समझा रहा हूं आपको, पहले से ही बोर्ड पे लिख रहा हूं, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर तो भाई जान के बूझ के ऐसा करा रहे हैं। भैया इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, इतना मतलब सिर्फ छोटे छोटे से टॉपिक है, उनको अच्छे से याद करना है। तो ये हुआ मास डिफेक्ट एंड दिस इज मास एनर्जी रिलेशन। दोनों के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। हाँ, अगर आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, तो भाई बाइंडिंग एनर्जी
जो बाइंड करके रख दिया। सिर्फ क्या चेंज आएगा यहाँ पे, ये मास है, ठीक है, तो डेल एम, और यहाँ पे सी स्क्वायर जो यहाँ पे था डेल एम सी स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे पूरे के साथ एक सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जल्दी से एक बार नोट करो उसे, फिर आगे करते हैं फ्यूजन एंड फिजन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होंगी वो हमारे पास दो तरह से हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे बहुत कुछ है इन टॉपिक्स में पढ़ने का, न्यूक्लियर रिएक्शन है, फ्यूजन फिजन, बहुत बड़े लेवल पे आप इसको पढ़ सकते हो। मतलब जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो पूरी बुक्स आती हैं इन पे, बट जितना एनसीईआरटी में उतना हम करेंगे क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, और ये दो तरह की होंगी। पहले इसको समझते हैं क्या है। देखिए, बड़ी आसान सी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, किसी बुक में इतनी आसान लैंग्वेज नहीं मिलेगी, एक दो बुक से मिलेगी क्योंकि उनमें से ही मैंने लिखी है, कोई अपनी नहीं बनाई है। ठीक है, देखिए क्या है ये, द प्रोसेस बाय विच द आइडेंटिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज चेंज्ड, वो प्रोसेस जिससे न्यूक्लियस की आइडेंटिटी चेंज हो जाए, व्हेन इट इज बॉम्बार्ड बाय एन एनर्जेटिक पार्टिकल, जब इसको एनर्जेटिक पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है, उसको आप बॉम्बार्ड करते हो, बॉम्बार्ड मतलब उस पर आप एनर्जी, ऐसे पार्टिकल जो बहुत हाई एनर्जी का, उनको बॉम्बार्ड करते हो, बॉम्बार्ड समझते हो ना, फायर करते हो। ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन है जो कि फ्यूजन एंड फिजन की फॉर्म में है, वो हम पढ़ेंगे फिजन एंड फ्यूजन की फॉर्म में। ठीक है, सुनिए ध्यान से, द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे किसी न्यूक्लियस की आइडेंटिटी चेंज हो जाए, जब उसको हम किसी हाई एनर्जेटिक पार्टिकल से क्या करते हैं, बॉम्बार्ड करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए यहाँ पे आपके पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है जिसको मैंने लिखा X, प्लस उस पे A लिखा हुआ है, A इज द इंसिडेंट पार्टिकल, A इज द इंसिडेंट पार्टिकल, तो इंसिडेंट पार्टिकल हुए। जब हमने पेरेंट न्यूक्लियस के साथ इंसिडेंट पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया तो हमें क्या मिला, एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिला और साथ में एक डॉटर न्यूक्लियस मिला। मतलब ये दोनों Y एंड B इज ऑल्सो प्रोडक्ट, बट इनका थोड़ा ऐसा होगा कि ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस होगा, ये डॉटर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कम होगा। और साथ में देखिए Q लिखा हुआ है, Q इज द एनर्जी रिलीज्ड, यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड होगी, और ये एनर्जी कितनी रिलीज होगी, अभी पढ़ा है mc², और इसको कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ दिस, मास ऑफ दिस मतलब किसका मास, मास ऑफ X प्लस मास ऑफ A माइनस इनका मास, मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ B। ठीक है, ये हुआ मास, क्योंकि हम चेंज इन मास लिखते थे, और यहाँ पे c²। आप ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ गया कि जब पेरेंट न्यूक्लियस के साथ हम इंसिडेंट करते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल्स को, तो ये दो प्रोडक्ट बनाता है, एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस होगा। ठीक है, जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसी की तरह एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस और एक डॉटर न्यूक्लियस होगा, साथ में एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये दो तरह से होगी, एक होता है न्यूक्लियर फिजन एंड एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। वन बाय वन पढ़ते हैं, छोटा छोटा सा इनका पोर्शन है वो कर लेते हैं, पेपर में भी ज्यादा बड़े मुश्किल क्वेश्चन इन पे नहीं आते, सारे में करवाऊंगा आपको। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द स्प्लिटिंग ए हैवी न्यूक्लियस, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, एक मिनट रुकिए। द प्रोसेस ऑफ द स्प्लिटिंग ए हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। देखिए, जब हैवी न्यूक्लियस होता है ना तो वो अनस्टेबल होता है, तो फिर वो ब्रेक होता है, तो ये ब्रेक होने का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ द स्प्लिटिंग ए हैवी न्यूक्लियस इनटू, जब ब्रेक होगा तो थोड़ा लाइट हो जाएंगे, इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। मतलब एक हैवी न्यूक्लियस का छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटना, उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन। फिजन बोला जाता है, फिजन मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूरेनियम ले रहे हैं, उसके साथ स्लो न्यूट्रॉन को जो है न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करवा रहे हैं। जैसे ही हम यूरेनियम के ऊपर स्लो न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड कराते हैं तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। और वो न्यूक्लियस कौन कौन है, एक आपके पास Ba बेरियम, आई थिंक इतनी केमिस्ट्री नहीं आती मुझे, और एक है क्रिप्टन, एक है क्रिप्टन। ठीक है, एक है बेरियम और एक है क्रिप्टन, और साथ में आपको मिलेंगे 3 न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी वो
200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में रिलीज होगी, मतलब इतना ऑर्डर होगा उस एनर्जी का, तो एक वेरी हाई एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, तो ये था न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब एक हैवी न्यूक्लियस का स्मॉल स्मॉल लाइटर न्यूक्लियर में टूटना। बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज लगाना, जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू लाइटर न्यूक्लियर टू फॉर्म ए वन हैवी न्यूक्लियस। जब हम छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियर को जोड़ेंगे तो एक हैवी न्यूक्लियस बनेगा, और उस हैवी न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना, फ्यूज करना किसी चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 3 ड्यूट्रॉन लिए भाई। ठीक है, जिनको लिखता है 1h2 1h2 1h2, तीनों को लिया, तीनों को हमने जोड़ा तो हमें क्या मिला, एक हीलियम न्यूक्लियस मिला, एक हीलियम न्यूक्लियस मिला, साथ में मिला 1h1 प्लस एक न्यूट्रॉन मिला, और साथ में एनर्जी रिलीज हुई। और वो एनर्जी जो हुई यहां से थोड़ी सी कम है, देखिए ध्यान से, यहां पे है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां पे है 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज हुई। और यहाँ पे और क्या खास बात है, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन बॉम्ब इसी प्रोसेस पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। और ये हाई टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन पर ये काम करता है, इतना टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, सन की अगर बात करें तो सन का जो एनर्जी सोर्स होता है उसके इंटीरियर से होता है, उसके इंटीरियर में यही फ्यूजन होता है। ठीक है, और एक पॉइंट आपके पास आएगा स्टेलर एनर्जी। क्या आएगा, स्टेलर एनर्जी। तो स्टेलर एनर्जी क्या होती है, वो कि जब एनर्जी मतलब उसकी सन की और स्टार की एनर्जी, उनको बोला जाता है स्टेलर एनर्जी। वो सिलेबस में नहीं है, जितना सिलेबस में है वो हम कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, जितने टॉपिक थे आपके न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब कुछ मतलब जिन जिन पे क्वेश्चन बनते हैं या न्यूमेरिकल बनते हैं वो थोड़े देख लेते हैं, और आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट जल्दी। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, इससे थोड़ा ये पता लग जाएगा आपको कि जो जो टॉपिक मैंने करवाए हैं आपके न्यू अकॉर्डिंग सिलेबस के, ठीक है, वो उन पे क्वेश्चन कौन से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, सॉरी ये तो थर्ड ही है, और ये मतलब एक तरह से 5 ही क्वेश्चन है, एक ये डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली आया था 2020 फेब के अंदर, तो इसमें पूछा गया आपसे, इसमें न्यूक्लियर रेडियस दिया आपको एल्यूमिनियम का। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एल्यूमिनियम दिया हुआ आपके पास किस तरह से 13 एंड 27 यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है 3.6 फर्मी। ठीक है, 3.6 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। आगे बोला आपको फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर। आपको रेडियस निकालना है, बट वो किसका निकालना है, कॉपर का निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, कॉपर का निकालना है। तो कॉपर दिया आपको कैसे 29 एंड 64 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो ये अब आपको पूछ रहा है कि रेडियस निकालो। रेडियस की एक रिलेशन हमने पढ़ा था, क्या था वो, कि रेडियस क्या होता है, R0 A 1/3 होता है। ए क्या था आपके पास, एटॉमिक मास नंबर, ए इज मास नंबर। ठीक है, चलिए, तो अगर हम एल्यूमिनियम का लिखें तो ये R एल्यूमिनियम हो जाएगा, तो यहाँ A एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब R एल्यूमिनियम इज इक्वल टू R0 एटॉमिक मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम जो कि है 1/3। फिर मैं लिख रहा हूं कॉपर का, और इनको डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो कि कॉपर ऊपर रख लो, एल्यूमिनियम नीचे रख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आंसर सेम आएगा। नीचे वही R0 एटॉमिक मास नंबर दिस, ये किसका, कॉपर का। ठीक है, आपके पास मास नंबर लिख दिया हमने A, और ये रहा मास नंबर A किसका, ये एल्यूमिनियम का, ये कॉपर का, क्योंकि कॉपर का निकालना है। तो देखिए R0 से R0 कैंसिल, आपके पास क्या बचा कि R एल्यूमिनियम अपॉन R कॉपर इज इक्वल टू कितना बचा आपके पास, A किसका, एल्यूमिनियम का, A किसका, कॉपर का। ठीक है, और यहाँ पे हो गया क्या 1/3। आपको रेडियस निकालना है किसका, कॉपर का। किसका निकालना है, कॉपर का। निकाल लेंगे हम इसलिए कैसे, RAL रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज कितना है भाई 3.6 अपॉन निकालना हमें R कॉपर। एल्यूमिनियम
मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कौन सा होता है? मास नंबर 27 होगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर वाला होता है। ठीक है, मैन से याद करना सिखाया था मैंने, मास नंबर होता है ऊपर, तो ये कितना है 27, और नीचे कितना है कॉपर का है 64, और इनके ऊपर है क्यूब रूट, इस तरह से। तो इसको करो, कितना आएगा? ये बन जाएगा 3 ऊपर 27 वाला जो बन जाएगा वो 3 की पावर 3, और ये बन जाएगा 4 की पावर 3, मतलब 3/4 की पावर 3, और यहाँ पे आएगा 1/3। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला? ये कट हो गया, तो मतलब आपको मिला 3.6 अपॉन आर कॉपर इज इक्वल टू 3/4। तो आर कॉपर आपको निकालना है, रेडियस ऑफ कॉपर निकालना है, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 3.6 के नीचे आ गया कौन? 3, और 4 चला गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इसको कट करो, कितना आया? 1.2, क्योंकि ये 3 इसको कट कर देगा, बोलते हैं ना कि 12 3 36 हो गया। ठीक है, तो 1.2 मतलब 4.8 कॉपर का। ठीक है, तो ये किसका आ गया भाई? रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर आ गया। ठीक है, तो कॉपर का आ गया 4.8, यूनिट कौन सी थी? फर्मी में था, तो इसको भी हम फर्मी में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया भाई कॉपर का रेडियस। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर यही है जी, 4.8 फर्मी आ गया। तो पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो कि इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, और आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, 2020 अभी रिसेंटली आया हुआ अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंड राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। मैंने आपको करवाई थी न्यूक्लियर फोर्सेस, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है, चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, देखते हैं। वो आपसे पूछ रहा है, फर्स्टली तो ये क्वेश्चन आया था भाई, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन आपका आया था ऑल इंडिया 2011 के अंदर, और ये आपको प्रॉपर्टीज पूछ रहा है एक तरह से। क्या पूछ रहा है? प्रॉपर्टीज किसकी? न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी कि बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है इन नेचर। ठीक है, और शॉर्ट रेंज होती है, ये शॉर्ट रेंज होती है। और बताया था कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो 100 टाइम्स होती है किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और 10⁻38 आई थिंक ग्रेविटेशनल फोर्स के। चेक कर लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं इसे। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के 100 टाइम्स होते हैं न्यूक्लियर फोर्स, तो सेकंड प्रॉपर्टी हुई। और 38 मतलब 10⁻38 टाइम्स होती है किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ये आपको पूछा था, तो आपने 2 प्रॉपर्टीज बता दी हैं। सीबीएसई में जितने चीज पूछी हो उतनी ही चीज का जवाब दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको मार्क्स भी मिलेंगे। मैं आपको इवन शीट दिखा दूंगा, जो टॉपर बच्चे हैं उनकी बुक्स में, जो हम बुक्स लेते हैं उनके अंदर वो शीट्स प्रिंट होके आती हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से कितने कोई क्वेश्चन कितना लिखा हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन। अभी हमने न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ी थी, 2 थी, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। फिजन में क्या होता था कि एक बड़ा जो हैवी न्यूक्लियस है उस पर बॉम्बार्ड करते थे हम स्लो न्यूट्रॉन का। तो ये देखिए, ये फिजन की ही रिएक्शन है, तो ये किसमें जाता था? वहां पे वो ब्रेक हुआ था किसमें? हीलियम में। पहला स्टेप तो बिल्कुल लिखा हुआ है हीलियम, तो वो बोल रहा है कि इसको कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के लिए आपको कैसा पता लगेगा? यहाँ पे देखिए, इसका ए चेक करिए, मास नंबर, ये 10 और 11 बनते हैं, उधर कितने हैं? 4 हैं। देखिए मैं इसको लिख देता हूं फर्स्ट वाले को। फर्स्टली तो आपको पता होगा न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन है ब्रेकेज की। ठीक है, तो भाई बी 5 और 10 है, प्लस न्यूट्रॉन है 0 से 1। ठीक है, स्लो न्यूट्रॉन है ये, और यहाँ पे आपको मिल गया हीलियम जो कि 2 और 4 है। अब वो बोल रहा है कि इसको कंप्लीट करो, ये आगे क्या आएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? देखिए ये चीज तो पक्का पता है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, पक्का पता है, ये तो लिख दो, ये तो दोनों में लिख दो आंख बंद करके कि यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, बाकी चीज कैसे पता लगेगी? वो पता लगेगी, इनको जोड़ो, ये कितने हैं? 10 + 1 7, बट यहाँ पे कितना एटॉमिक मास है? सॉरी मास नंबर कितना है यहाँ पे? 4। तो 11 - 4 7 बचा ना, तो यहाँ 7 आना चाहिए। यहाँ पे 5 और 0 है, यहाँ कितना है? 2, तो मतलब 5 + 0 5 हुआ, और 2 चला गया तो 3। तो ये किस में होता है? लिथियम में होता है। किसमें होता है? लिथियम में, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? लिथियम आएगा। क्लियर? चलिए इसको भी चेक करते हैं एक बार।
जी, ये आ गया आपके पास लिथियम। नेक्स्ट रिएक्शन दे रहा आपको, नेक्स्ट रिएक्शन है MO और इसमें दिया हुआ है 42 और यहाँ पे है 94 प्लस 1 2 और ये बन गया आपका TE 43 एंड 95 और यहाँ पे है प्लस का डैश डैश। पूछ रहा है पूरी करो। 94 प्लस 2, 94 प्लस 2, पहली बात तो ये फ्यूजन की रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है स्टार्टिंग में, तो ये फ्यूजन की रिएक्शन है। ये दो लाइट न्यूक्लियस जुड़ के हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो 94 प्लस 2 96, 95 हो गया तो मतलब एक बचा। 42 प्लस 1 43, तो मतलब आगे जरूरत नहीं है तो मतलब यहाँ पे 0 बचेगा, तो इसका मतलब ये न्यूट्रॉन है। क्या आएगा यहाँ पे? न्यूट्रॉन आएगा। तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई भाई, ये और ये चेक कर सकते हो। एनर्जी तो चलो रिलीज होगी ही होगी, वो तो हमने बात कर ली थी। तो ये क्वेश्चन आया था आपका दिल्ली 2015 के अंदर कंपार्टमेंट में। तो यहाँ पे ऑल इंडिया का कर लिया, 2020 का रिसेंटली कर लिया, दिल्ली में कुछ क्वेश्चन आए हैं वो कर लिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये आया था क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है 2018 में आपको मिला है, आया है मतलब, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है ये? एक्सप्लेन करना आपको न्यूक्लियर फिजन और आपको एक्सप्लेन करना है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो भैया अभी हटाया है हमने ये टॉपिक थोड़ी देर पहले कि कैसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में एक हैवी न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियस में टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। फ्यूजन में क्या होता है, लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, एनर्जी उसमें भी रिलीज होती है। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती रिलीज होती है, इसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी जो है रिलीज होती है और टेम्परेचर 10⁷ केल्विन होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है भैया आपके जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, मेरे को तो नहीं लगता कि जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया उनसे कुछ बाहर क्वेश्चन है। और ये नहीं है कि ये 4-5 क्वेश्चन करवा के मैं सोच रहा हूँ कि हाँ ये वन शॉट बेस्ट है। भाई कोई भी क्वेश्चन लगा लेना अपना प्रीवियस ईयर का, आपकी एनसीईआरटी का जो सिलेबस में है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस करवाया है उसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, चाहे एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है जी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, क्वेश्चन का भी अगर लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो भाई ये था हमारा चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई, जिसको हमने वन शॉट के अंदर पढ़ा है और एक बेस्ट वाली रिवीजन हमने कर ली है आई थिंक, और बहुत मजा आपको आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया समझाते हुए भी, ठीक है। कई बच्चों के क्वेश्चन है भैया, देखो कई बच्चों के ये क्वेश्चन रहते हैं, सर आप लिख के क्यों करवाया इस चैप्टर को? भैया ये चैप्टर थ्योरी का था, ठीक है, तो मैं बोलते हुए सिर्फ तुम्हें समझा दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है लिखते हुए, मतलब पूरी लाइंस नहीं लिखूंगा। अब आपके पास क्या है, पूरी लाइंस लिखी हुई थी, मैंने एक एक लाइन आपको समझा दी तो चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको क्लियर हो गए हैं। तो इस चैप्टर में ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि भाई मतलब इस वन शॉट से कुछ बाहर आ जाए। तो आपको करना क्या है, इस वन शॉट को देखना है, बहुत अच्छे ढंग से देखना है, कंसंट्रेट होकर देखना। जैसा कि मैं पहले बोलता हूं, जब भी कंसंट्रेट होके से देखो, जब भी कंसंट्रेट होके देखो, अदरवाइज देखना मत। तो भाई उस टाइम क्या करना, आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाना, रफली बना लेना। मैंने पहले बोला है कि एक रफली जो है रजिस्टर लगा लो रफ वर्क के लिए, उस रफ वर्क पे सिर्फ आप रफली नोट्स बनाए। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखिए कोई चीज जब तक आप लिखोगे नहीं फिर याद कैसे होगी। जब आप उस चीज को वन शॉट के अंदर देख रहे होंगे तो पहला तो आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि एक पूरा चैप्टर आपको डिटेल्ड वर्जन में पूरी यूट्यूब कम्युनिटी पे मिल रहा है, ठीक है। और डिटेल वर्जन के साथ साथ जब उसको आप पूरा देख रहे हो तो सुनी हुई चीज और देखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है। फिर साथ में थोड़ी सी कमी और रहती है तो उसको लिख के देख लो। लिख के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लो। मैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड ही कर रहा हूँ। कल मैंने चैप्टर नंबर 6 मतलब फर्स्ट से लेके 6 तक के अपलोड हो चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमने कर दिया कल, और बाई चांस गलती से उसके ऊपर भी चैप्टर नंबर 4 लिखा हुआ था तो उसको ठीक कर लेना सभी, ठीक है। तो क्वेश्चन की ज्यादा चिंता मत करना, क्योंकि जैसे ही वन शॉट की सीरीज फिनिश होगी वैसे ही हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। और जिस तरह से वन शॉट की सीरीज मैंने आपको करवाई है वैसे ही पूरा डेडिकेट होकर मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। बट आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपका थोड़ा सा भी फायदा इस चैनल से और इतू सा भी, ठीक है ना, इतू सा बोलते हैं, तो अगर इतू सा भी आपका फायदा हो रहा तो क्या करना है, चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मनमाने वीडियो को भी शेयर कर देना, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा भाई
ऐसे बच्चों को शेयर किया करो जो देखते हो, आपके साथ आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, एक कमेंट मेरे पास आया था कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं अपने मेट्स के साथ इसको शेयर नहीं करूंगी। ठीक है, एक गर्ल्स का मैसेज था, ये गर्ल का। ठीक है, तो मैंने उसको बोला नहीं करना चाहिए, तो वो कहती कि भाई नहीं सर वो मेरे से ज्यादा नंबर ले जाएंगे। भाई ऐसा ना हो। ठीक है, सबका अपना अपना हिसाब होता है, सबका अपना अपना माइंड होता है, तो सभी के साथ शेयर करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जूनियर्स के साथ भी करें, क्लासमेट्स के साथ भी करें, क्योंकि जूनियर्स का फायदा भी होगा जब वो नेक्स्ट ईयर इस चैनल पे आएंगे। और साथ में हम क्लास 11th के लिए भी कुछ सोच रहे हैं, ताकि उनके भी जो सिलेबस रुका वो भी मैं पूरा करवा दूं, उसको भी वन शॉट के अंदर पूरा करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये था हमारे इस चैप्टर में जो भी चीजें मैंने आपको करवाई वो न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग थी। एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर नहीं है, वो सारा मैंने आपको करवा दिया। बोला जाता है कि एनसीईआरटी ग्रंथ है फिजिक्स के लिए और उसमें सब कुछ आता है, तो वो सारा आपको करवा दिया है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या कोई क्वेरी हो या कोई भी चीज आपको पूछनी हो तो इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में एक नए वन शॉट के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।